Hello everybody, welcome to my channel Option Intelligence, and I'm Siddesh here. So I'm today going to explain about basics of derivatives trading. So nowadays derivative is very common in trading platform. In every small and big format, people are doing derivative trading. So let me tell you about the history of derivatives, how it came. So basically, I will also speak in Hindi also, if you are not comfortable in English. So डेरिवेटिव आया क्यों मार्केट में? क्योंकि किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस होता है, जैसे आप ज़िंदगी का इंश्योरेंस करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ओके, एनीथिंग फॉर विच यू डू इंश्योरेंस. इन द सेम वे इन द शेयर मार्केट डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज आप जैसे कोई शेयर खरीदते हो तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं रहता. अगर वो आपने सपोज किसी का शेयर खरीदा और वो गिर गया तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है. तो इसलिए सबसे पहले यूएस मार्केट में लोगों ने डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किया था 90s में. उसके बाद इंडियन मार्केट में भी लेट 90s या अराउंड 2000 एनएससी ने भी डेरिवेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट किया. सो डेरिवेटिव में सपोज आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस खरीदते हो, सपोज जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रेट अवे स्टॉक मार्केट में जा रहा हूँ. सपोज आपने किसी का शेयर्स खरीदा, लेट्स से एचडीएफसी बैंक, ओके. सो ये काफ़ी हैवीवेट बैंक है, लार्ज कैप, काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ये सब में वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो म्यूचुअल फंड्स प्लस बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है एचडीएफसी बैंक का ओवर द ईयर्स. इट इज़ द ओनली बैंक विच हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 20+% CAGR, क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रिटर्न. सो इसका स्टॉक प्राइस आजकल अप्रॉक्स 1500 समथिंग चल रहा है, ओके. सो सपोज आप करिए कि आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे और आपने सपोज 200 शेयर्स खरीदे इसमें, ओके. सो आपका कितना हो गया? 3 लाख अमाउंट, ओके. तो आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एचडीएफसी बैंक में, बट 1500 रुपये में. बट व्हाट इफ एचडीएफसी बैंक कल को मार्केट क्रैश हो गया और ये गिरना स्टार्ट हो गया, सपोज 1200 पे आ गया, तो आपका 300 रुपये कम हो गया. तो आपका 300 into 200 विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ का आपका लॉस चल रहा है, ओके. सो इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? किसी का मार्केट का तो कोई गारंटी नहीं है, कोई भी चीज़ आप खरीदे. जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, आपके हेल्थ का कोई भरोसा नहीं रहता. सपोज आपको कोई बीमारी होगी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा लग जाएगा. हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे कितने पैसे लग जाते हैं, तो आप क्या करते हो, 10,000 रुपये प्रीमियम का एक हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपये का लेंगे कि भाई 5 लाख रुपये में मेरा कुछ इलाज हो जाएगा और मैं मतलब मेरे पैसे ज़्यादा नहीं लगे जब भी आपको ज़रूरत होगी. इन अ सिमिलर वे यहाँ पे भी लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं. इंश्योरेंस खरीदना मतलब आपने, एक होता है पीई, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन, एक होता है सीई, इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है. अब इसके मंथली सीरीज चलती है, नवंबर सीरीज, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल. सपोज आप नेक्स्ट अभी आप अप्रैल महीने में हो, आपको लगता है कि आप इलेक्शन के बाद सपोज एचडीएफसी बैंक गिर गया तो मेरा काफ़ी लॉस हो सकता है. तो आप क्या करोगे, मई 2024 में सीरीज का आप एचडीएफसी बैंक में इंश्योरेंस खरीदोगे सपोज. तो आप क्या करोगे कि आपको लगता है कि भाई 1200 से नीचे अगर ये चला गया तो 60,000 से ज़्यादा लॉस होगा, तो मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है. सपोज आप 1400 ही पकड़ लो, आप 1400 के नीचे लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते. 20,000
100 रुपये कम होंगे तो 100 इंटू 200 20,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप में HDFC 1400 PE ऐसे आपको ब्रोकर टर्मिनल पे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेगी, मई 2024। इसका प्राइस मान लीजिए रफली 10 रुपीज़ होगा। अभी शेयर हमने खरीदा कब था? अप्रैल में। हाँ, एट प्रेजेंट आज आपने शेयर खरीदा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वैल्यू 10 रुपये 1400 का, ठीक। सो आप क्या करोगे कि आप, और ये एक लॉट की मान लीजिए 200 क्वांटिटी है, एक लॉट होता है इसमें। सो एक लॉट में 200 क्वांटिटी है। सो आपने 10 रुपये का खरीदा इंटू 200, सो टोटल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस 2000 रुपीज, ओके। सो आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपने 2000 रुपये का इंश्योरेंस खरीद लिया कि 1400 से नीचे अगर गया, सो ये 200, ये जो प्रीमियम आपने जिससे खरीदा वो आपको उससे ज़्यादा नीचे जितना भी गिरेगा उतना लॉस आपको पैसा ये देगा, ठीक है। तो आप क्या हो गया, ऑप्शन, आप ऑप्शन बायर हो गए, पुट ऑप्शन। और सी होता है कॉल ऑप्शन। जैसे आजकल लोग शॉर्ट करते हैं, जैसे HDFC बैंक को आपने शॉर्ट कर दिया कि ये गिरेगा, बट सपोज ये ऊपर भाग गया तो इलेक्शन के बाद, तो उस केस में आप क्या करोगे, सी ऑप्शन बाई करोगे। तो उससे आप इसको हेज करोगे। हेज मतलब हो गया, इंश्योरेंस बाई करना मतलब ये हो गया कि आप हेज कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। मार्केट जब गिरता है तो पुट ऑप्शन जो होता है वो बढ़ेगा, मार्केट या स्टॉक कोई भी, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन। तो ये पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, यही दोनों चीजें ऑप्शंस ट्रेडिंग में। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में फ्यूचर्स भी होता है, फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, FNO, ठीक है। इसमें HDFC बैंक का फ्यूचर भी होगा, HDFC अप्रैल फ्यूचर ऐसे होगा। इसकी प्राइस सपोज आज 1500 है तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स होगी 1580 रुपीज, ठीक है। अब ये क्यों रहेगा फ्यूचर प्राइस, और इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि HDFC बैंक अप्रैल फ्यूचर, मतलब अप्रैल की जो एक्सपायरी होगी लास्ट मंथ में, लास्ट डे थर्सडे को, उस दिन ये अप्रॉक्स 1580 रुपीज़ के आसपास होगा। तो इतना 80 रुपीज़ का सरप्लस प्रीमियम में वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। और ये हो गया ऑप्शन। इतना समझ में आ रहा है सबको? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन समझ में आ गया? लोग पूछते हैं ना कि भाई ये ऑप्शन क्या है, पुट क्या हो गया, कॉल क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्या चीज़। तो ये यही होता है ऑप्शंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बट हम कैसे एक्टिवेट करते हैं इसको? जैसे मेरे को खरीदना है का पुट ऑप्शन ही लेना है तो कैसे लेना है? पुट ऑप्शन आप अपने ब्रोकर टर्मिनल में जाके, अगर आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेटेड है, आप जा करके पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। HDFC बैंक, निफ्टी, रिलायंस, किसी का भी बाई कर सकते हो। बना देगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं, जिसके पास कैपिटल कम है, 10,000 रुपये कैपिटल है, और वो अगर वो व्यू बनाता है कि नहीं भाई HDFC बैंक गिरेगा, तो वो क्या करेगा, चुपचाप जाकर के 10 रुपये का खरीद लेगा। और अगर ये सच में गिर गया तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए तक हो जाएगी। वो जाएगा तो 10 से जाएगा, हाँ जाएगा तो 10 ही रुपए जाएगा। और फायदा हुआ अगर गिर गया, अगर वो 1300 पे चला गया ना ये मई के एंड में, तो 1300 क्या हुआ आपका 1300, और आपने खरीदा है 1400 PE, 100 रुपए का फर्क है ना। तो ये 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपए का डिफरेंस है। ये चीज मैं अभी डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। सर नेसेसरी नहीं है कि हम लोग के पास उस बैंक के शेयर्स हो ही, हाँ ऐसे भी आप बाई कर सकते हैं। ये आपका प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इसमें सेल होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसका में एक बिडिंग में टाइप है, इसका में एक क्या बोलते हैं, कवर्ड कॉल एक स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा अगली क्लास में या इसके एंड में। बट जैसे जो नो लॉस स्ट्रेटजी है। सर एक आपने बताया 10 का नीचे चला गया, हाँ मैंने 10 का खरीदा, मेरे को क्या मिलेगा फिर? जो आप एंड में जो उसकी वैल्यू रहेगी वो आपको मिलेगा, जिस वैल्यू में आप सेल करोगे उसको। बट शेयर तो मैंने खरीदा नहीं, शेयर नहीं खरीदा, लेकिन आपने ट्रेडिंग तो किया, ऑप्शन में ही ट्रेडिंग किया। मैं बताता हूँ वही चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग जैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था,
और PE कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अभी देखिए मोस्टली जितने भी बड़े बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं इनकी लिक्विडिटी बहुत रहती है, तो इनका हर महीने एक सीरीज चलता है ऑप्शंस का, कॉल पुट का, मई सीरीज, अप्रैल सीरीज, जनवरी फरवरी मार्च सबका सीरीज चलता है, ठीक है। सो अभी मान लीजिए 1500 के प्राइस में, ठीक है, स्पॉट प्राइस। अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो अप्रैल में HDFC अप्रैल फ्यूचर, ये फ्यूचर प्राइस भी है, इसका रफली मान लीजिए 15,050 रुपीज होगा, ठीक है। और लास्ट वीक जो अप्रैल का जो लास्ट वीक है, एवरी थर्सडे जो होता है उस दिन आपका फ्यूचर और ये मंथली ऑप्शन एक्सपायर होता है, एक्सपायरेशन, हाँ एक्सपायरेशन होता है। सो 1500, 1600, 1700, 1800 ऐसे रहेगा, ठीक है, 1500, 1300 ऐसे सीरीज रहेगी, ठीक है। सो ये 1550 पे ट्रेड कर रहा है। आप सपोज कर लो, सपोज लास्ट थर्सडे का डेट मान लीजिए 28 ऑफ अप्रैल है थर्सडे, क्या है थर्सडे क्या है? हाँ? अप्रैल में, अप्रैल का लास्ट थर्सडे कौन सा है? आज ही वो लास्ट डेट मंथ का 4 11 25 25 अप्रैल का, 25। ठीक है, 25 का फाइनल, ठीक है। तो अगर उस दिन अगर हॉलीडे हुआ तो सर तो एक दिन पहले हो जाता है, वेडनेसडे को हो जाता है, ठीक है। तो 25 अप्रैल का ये फ्यूचर है, ठीक है, इसकी एक्सपायरी है। तो इस दिन सपोज अगर आपका स्पॉट 1500 ही रह गया, ठीक है, तो इस ये धीरे धीरे डीके होकर के ये 1500 पे ही इसको एक्सपायर करना है, क्योंकि फाइनली इसकी आपको डिलीवरी वो लेनी पड़ेगी अगर आप फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। आप इसमें अगर फायदा हुआ या लॉस हुआ? इसका एक तरीका मैं बताता हूँ, आप इसका कैश मार्केट में खरीदिए 1500 का और आज के रेट में इसको बेच दीजिए, तो आपका फायदा होगा 50 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ फायदा? क्योंकि आपको ये मान लीजिए 1600 गया तो ये भी 1600 जाएगा, बट फाइनली इस रेट में तो सेम होगा ना। इसको आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। खैर ये तो एक दूसरा टॉपिक है, ये फ्यूचर का, ठीक है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अभी हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं, ठीक है। 1500 CE हमने क्या बताया, कॉल ऑप्शन, और ये हो गया P, ठीक है। सो अभी मान लीजिए C अगर 1500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। इसके ऊपर जितना भी रहेगा ये आउट ऑफ द मनी होगा, और इसके नीचे जितना भी होगा ये इन द मनी होगा। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए इसकी वैल्यू CE की वैल्यू इसकी मान लीजिए 10 रुपए में ट्रेड कर रही है आज के रेट में, आज 4 अप्रैल है ना, 10 रुपए में ट्रेड कर रही है। 200 लॉट साइज है, लॉट साइज है 200, ठीक है। अगर मान लीजिए HDFC बैंक 25 अप्रैल को 1700 पे एक्सपायर हो जाता, 1700 तक पहुंचा, तो ये 10 रुपए का जो आपने आज खरीदा है इसकी कभी वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, चला गया 1700। हाँ, क्योंकि 1700 से आपने इंश्योरेंस से ये खरीदा है कि 1700 से ऊपर जाएगा, उसके लिए 10 रुपए का भाव चल रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये 1710 रुपए पे एक्सपायर होता है तो 10 रुपए इसकी वैल्यू रहेगी। 10 में आपने खरीदा, 10 में आपने बेचा, तो कोई आपका लॉस नहीं हुआ। बट अगर ये 1750 पे हो गया मान लीजिए क्लोजिंग, तो आपको 40 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 10 रुपए में आपने खरीदा और 50 रुपए का डिफरेंस है ना, 17 माइनस 1750, तो ये इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी क्यों? क्योंकि जो वैल्यू रहेगी वो उस वैल्यू पे रीच हो जाएगी, जो भी उसकी स्पॉट वैल्यू है, ठीक है। तो आपको 40 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। इसमें कैच क्या है, ये देखिए, आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा है अगर बढ़ गया तो, अगर बढ़ गया तो। और इन्वेस्टमेंट कितना, सिर्फ 2000 रुपए। अगर इससे 1700 से कम रह गया तो
तो जीरो। 1700 पे भी रह गया तो जीरो। ओके, बढ़ेगा तो मिलेगा, बढ़ेगा तो मिलेगा। यानी ये कॉल ऑप्शन हो गया। हाँ, एक कॉल ऑप्शन हो गया। तो आप समझ लो आपके पास 200 शेयर्स आप खरीद रहे हो ऑप्शंस के थ्रू, सिर्फ 2000 रुपए में आप 200 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। ओके, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि HDFC बैंक 2000 तक चला जाएगा मान लो, तो ये आपने 1700 का 10 रुपए में खरीदा था और 2000 पे चला गया तो 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 300 इंटू 200 60,000। 2000 को रुपए 60,000 रुपए बच जाएंगे आपके। जाएगा तो 2000 ही, मिलेगा तो 60,000। 60,000। तो इसमें क्या रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, रिस्क बहुत कम है। 2000 का रिस्क है हाँ, और अगर चला गया तो 60,000 का है। बट ये जो कॉल ऑप्शन लगाता कौन है, जो इसने लॉट बना के रखा हुआ है? ये लॉट डिफाइंड है NSE से। NSE NSE का लॉट है, जैसे रिलायंस का 500 लॉट है, अच्छा HDFC का 100 लॉट है, 150 लॉट है, सबका लॉट साइज के हिसाब से। अच्छा, वो NSE करती है। हाँ, NSE का वेबसाइट पे ऑप्शन चेन है, वहां से आप देख सकते हो किसका क्या प्राइस चल रहा है। अच्छा, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कि इसका 10 ही रुपए क्यों मांग रहा है और इसका ज्यादा क्यों। प्राइस हाँ, टाइम चेंज होता है ना हाँ, प्राइस भी। अगर आप मान लीजिए 1500 का सी खरीदते हो तो इसकी वैल्यू करीब आज के रेट में करीब मान लो 50 रुपए होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये 1500 के बहुत नजदीक है, वैल्यूएशन कम है ना, नियर बाय, बहुत नजदीक है। नियर। और आप जितना दूर जाते जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है ना कि HDFC बैंक कम होगा हाँ, उसका, यस, सक्सेस तो वो कम होता जाएगा। आप 2000 का खरीदो आपको 2 ही रुपए में मिलेगा, तो उसमें रिस्क कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी भी तो कम है। प्रोबेबिलिटी का भी तो गेम देखो आप। तो ये यही है ऑप्शन का गेम। तो इसमें जैसे मान लो कई लोग इन द मनी खरीदते हैं 1500। अभी देखिए इसका खेल में बताता हूँ क्या होता है। अगर मान लीजिए आप 1500 का खरीदते हो, ये 50 रुपए का है, जब ये 1600 पे जाएगा ना तो इसकी वैल्यू 150 होगी। ठीक है, जब ये 1700 पे जाएगा ना, 100 पॉइंट मूव किया ना, ये 100 पॉइंट नहीं मूव करेगा, ये 150 पॉइंट मूव करेगा, 300 रुपए हो जाएगी टोटल। जब ये और 100 पॉइंट मूव करेगा तो और 200 पॉइंट मूव करेंगे, 500 हो जाएगा। और इनटू पता है क्यों? बेसिक प्राइस। क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा ऑप्शन। इन द मनी में आपका एक्सपोनेंशियली ऑप्शन प्राइस शूट करता है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप इन द मनी बनाओ। जैसे ये मान लो 1500 से 1600 पे गया तो भी तो आप 100 रुपए कमा रहे हो ना। 50 रुपए का खरीदा और 1600 पे गया तो 100 रुपए हो गए, कम से कम इंटू 2 तो मिल रहा है ना आपको। इन द मनी पुट ऑप्शन बोलते डबल हैं। करवा दो। नहीं हाँ। इन द मनी आपका स्पॉट और उस टाइम का जो स्ट्राइक प्राइस है कितना नजदीक है। ओके, ओके। अगर वो अब जैसे आपने 1700 खरीदा, अगर ये 1701 हो गया तो ये इन द मनी हो गया। इन द मनी बाई 1 रुपीज, 1 रुपी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। 1710 रुपए हो गया तो इन द मनी बाई 10 रुपीज। अब ये कितना इन द मनी है? 1300 विद रिस्पेक्ट टू 1500, 200 रुपीज इन द मनी है। तो इसकी वैल्यू 200 नहीं होगी, 250 कुछ होगी, प्लस टाइम वैल्यू, क्योंकि अभी टाइम बहुत है ना अप्रैल तक, तो टाइम वैल्यू अभी और भी इंक्रीज हो सकता है। नियर बाय जाते हाँ, वो वैल्यू भी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना अभी यहाँ तक कैसे ऑप्शंस का गेम कैसे चल रहा है मार्केट में। अभी कई लोग क्या, जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, हजारों करोड़ के शेयर्स खरीदते हैं, तो उनका रिस्क बहुत है ना। एक ही बार मान लो मार्केट कोविड की तरह क्रैश हो गया, सीधा 1000 करोड़ डूब जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। पुट ऑप्शन में इसी का उल्टा समझ लीजिए आप, 1500 का है, मान लीजिए आपने 1300 का ये पुट ऑप्शन 10 रुपए का है, और मान लीजिए अप्रैल के एंड तक ये 1300 पे आ गया, तो एक्सपायरी के दिन कभी जीरो रहेगा। मान लीजिए 1300 से नीचे गिरने लगा, मान लीजिए 1200 पे आ गया, तो ये 1300 का 10 रुपए का ऑप्शन, ये 1300 पी 100 रुपीज हो जाएगा एट 1200 प्राइस। क्यों? क्योंकि 100 रुपए उससे कम है पुट ऑप्शन से, पीई ऑप्शन। तो आपको हेजिंग के लिए क्या करना है? अगर आप शेयर खरीदो तो आप पुट ऑप्शन बाई करोगे ना। और अगर आपने इसको शॉर्ट किया है, सपोज आपने इसको सेल कर दिया 1500 को, और ये सेलिंग के ऊपर भागने लगा, तो आप कॉल ऑप्शन से हेज करोगे। यही है कॉन्सेप्ट। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह वो लोग भी करते हैं, बट वो दूसरे तरीके से करते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। अब ये ऑप्शन आपके बेकार कब होंगे? जब मार्केट मान लीजिए कहीं नहीं मूव किया, 1500 पे ही रहे, वहीं पे रहेगा। ये 10 रुपए गए आपके, अगर आपने पुट खरीदा तो वो भी गया, दोनों तो आपका इंश्योरेंस गए ना। हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाती है? ऐसे ही कमाती है ना। आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया आपने, आपको 1 साल में कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो उनका तो कमाई हो गया ना 10,000 से।
100 लोगों को उसने प्रीमियम दिया 10,000 5-7 बीमार है बाकी हाँ सब- 10 लाख रुपए उसको मिल गए और एक बीमार हुआ उसको 1-2 लाख रुपए दे दिए तो भी 8 लाख रुपए प्रॉफिट में है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बेच रहा है वो क्या हो गया, इंश्योरेंस बेचने वाला। और जो आप बाई कर रहे हो यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए तो आप हो गए बायर, सेलर हो गया इंश्योरर। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका है ये बताओ, आपके हिसाब से कौन पैसे कमा रहा है इसमें? पैसा बेचने वाला तो कमाएगा सर। बेचने वाला ही तो कमाएगा क्योंकि नहीं वो तो कमाएगा, दूसरों को उसकी भी फायदा देगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। हाँ, रेट्स बहुत डिसाइड ज्यादा वॉल्यूम में उसमें put मैं भी सपोज लगेगी। मान लो हर साल मैं HDFC बैंक का हर महीने 1000 रुपए का पुट बेच दूँ और आज ऊपर 2500 का कॉल बेच दूँ, भले दो ही 1 रुपए का हो और 10,000 क्वांटिटी बेच दूँ। 1 रुपए का 10,000 तो 10,000 नीचे मिला और 1 रुपए का नीचे बेच दूँ 10,000 उधर से हो गया। मिल गया। मान लो मैं यहाँ पे 1000 रुपए का पुट ऑप्शन बेच दूँ अप्रैल सीरीज का और 2000 का कॉल ऑप्शन बेच दूँ और अप्रैल में HDFC इसके बीच में ही रह गया। ये मैंने मान लो 2 रुपए का बेचा, ये भी 2 रुपए का बेचा। ठीक है, ये मैंने 10,000 क्वांटिटी बेच दिया, ये मैंने 10,000 क्वांटिटी, तो मेरे को यहाँ 20,000 मिले, यहाँ 20,000 मिले, तो महीने का 40,000 रुपये इनकम हो गया। तो ऐसा मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ ना, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस HDFC को इस महीने में रहना है, इस रेंज में। कितना बड़ा रेंज है और प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है ना, प्रोबेबिलिटी हाई। तो ये ऑप्शन सेलिंग का गेम हो गया। बट आजकल मार्केट बहुत वोलाटाइल है, ये भी उतना सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नहीं चल रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म बैंक्स वगैरह मोस्टली जैसे उनके पास स्टॉक्स रहता है तो वो लोग यही करते हैं। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको HDFC बैंक के आपके 1000 शेयर है, ठीक है, 15 लाख रुपए के शेयर है। ठीक, अब मैं आपको एक नो लॉस स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ठीक है, इस महीने आपने कैश मार्केट से HDFC बैंक के 1000 क्वांटिटी शेयर्स खरीदी HDFC बैंक के 15 लाख। ठीक, अब आपको मालूम है HDFC बैंक बहुत अच्छा बैंक है, कभी डूबेगा नहीं, डूब जाएगा तो इकोनॉमी गिर जाएगी इंडिया की। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो। अब इसमें आप हर महीने कैसे कमा सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड भी है वो लोग भी कैसे कमाते हैं। एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको कवर्ड कॉल। तो वो क्या करेंगे, महीने मान लो 1800 CE का, मान लो ये 5 रुपये में ट्रेड कर, ठीक है, इसका CE सेल कर देंगे। कितना सेल करेंगे, इक्वल टू दिस। तो 200 क्वांटिटी का लॉट है मान लो, 200 का ना, तो 5 लॉट बेचेंगे। ठीक, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. तो 5 इंटू 1000, 5,000 रुपए आ गए। 15 लाख रुपए लगाया आपने, 5,000 रुपए, 15,000 रुपए आ गए। अगर मान लो HDFC बैंक 1800 से नीचे रह गया, तो आपको महीने के कितने आ रहे हैं, 5,000 रुपए आ रहे हैं ना, 5,000 रुपए। अगर मान लो HDFC बैंक सच में आ गया 1800 पे, तो भी आपका लॉस है? नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 300 रुपए तो प्रॉफिट होगा ना। 1500 में आपने खरीदा 15 लाख का और 300 रुपए आ गए, तो उधर से आपका 3,000 तो मिनिमम प्रॉफिट है ना। 30,000 तो है प्रॉफिट। इस पॉइंट पे आ गया। मान लो 2500 भी पहुंच गया, तो भी तो आपने क्या है, उसमें तो फायदा ही फायदा ही फायदा है ना। बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500 पे इसकी वैल्यू 700 रुपए हो जाएगी। 5 रुपए का आपने बेचा और 700 रुपए आपको देना पड़ेगा जो जिसने आपको खरीदा। इसमें आपको 695 रुपीज का लॉस है इंटू 1000, 69,500। बट इसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 700 प्लस 300, 1000 इंटू 1000। हाँ, बट अगर इसमें कॉल ऑप्शन ज्यादा लग गए तो कुछ 3 लाख के कॉस्ट आसपास देना पड़ सकता है। क्या क्या अगर कॉल ऑप्शन ज्यादा लगे होंगे तो 800 से 1800 से रेट बढ़ गया। ज्यादा क्यों लगा, आप उतनी क्वांटिटी रखो जितना आपने खरीदा है, जितना आपने शेयर खरीदा है। इसको कवर्ड कॉल बोलते हैं। बहुत से बैंक ऐसे ही करते हैं, आपके फायदे म्यूचुअल फंड से स्टॉक खरीद दिया बस ये बेचते जाते हैं। ये तो नो लॉस स्ट्रेटेजी होगी ना। कॉल ऑप्शन हम लोग भी किसी और को बेच सकते हैं। हाँ, आप भी सेल कर सकते हो, ब्रोकर टर्मिनल पे आप क्या सेल कर सकते हो।
बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए कि एफएनओ का सेगमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है, वो कोई भी एक्टिवेट कर सकता है। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कैश सेगमेंट हो गया जिसमें आप कैश में मार्केट खरीद रहे हो, कैश मार्केट में आप शेयर्स खरीद रहे हो एक्चुअल, ये हो गया एफएनओ, ठीक है, इसको एक्टिवेट कराना होगा। तो इससे आप कर सकते हो कवर्ड कॉल बेच करके। अभी सपोज मान लो आप 15 लाख का कोई घर खरीद लो, 5,000 रुपये किराया मिलेगा महीना, नहीं। अब इसको इंटू 10 कर दो, 1.5 करोड़ का आप खरीदा, अब 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो 50,000 रुपये रेंट मिल रहा है, प्लस आपके शेयर्स भी हैं जो जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। घर की वैल्यू हो रही है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप 1700 का ही बेच दो, अगर आपको लगता है 1700 से ऊपर नहीं जाएगा। विदिन 1 पीरियड 1 मंथ पीरियड 1 मंथ पीरियड, आप अप्रैल बेच दो, अगले महीने मई का बेच दो, फिर जून बेच दो, महीने में इसको कवर्ड कॉल सेलिंग बोलते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कितने सारे तरीके हैं ऑप्शंस में, कैसे आप स्ट्रैटेजीज लगा करके आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर है सबको? यस सर। कॉल, अगर जैसे मान लो आप किसी को शॉर्ट कर रहे हो तो आप पुट ऑप्शन बेच दो, शॉर्ट किए हो तो 1100 से नीचे नहीं जाएगा, पुट डाल देता। हाँ पुट डाल दो। ये समझ में आया ना, इन द मनी एट द मनी होगी, इसके डेरिवेट, इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, बहुत कंपोनेंट, कैसे ये ऑप्शन प्राइस इफेक्ट करता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। अभी यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो ऐसे ही ना निफ्टी में भी होता है। निफ्टी में इंडेक्स में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है, ये तो पूरे महीने का हो गया ना, निफ्टी का वीकली। हाँ वीकली होती है उसमें। जैसे निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस एफएनओ ट्रेडिंग इंडिया में होती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बहुत है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को टैक्सेस आते हैं ना। तो इसमें बहुत लोग का है, बहुत मिनिमम रिस्क के साथ, बड़े कैपिटल के साथ हर महीने 3-4%, 5% निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना वो करने का, तो ये कर सकते हो। हाँ अगर आपके पास बड़ा क्वांटिटी है, आपको ये लगता है कि भाई बैंक गिर जाएगा, रिस्क है, तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन बाई कर लोगे। पर हर महीने आप जो इंश्योरेंस बाई करोगे वो आपका एक लॉस है। आपने 1300 का पुट 10 रुपये में बाई कर लिया, 10,000 रुपये का खरीदा, 1300 से नीचे आएगा तो लॉस होगा, 10,000 रुपये आपके गए, क्या है ना। हर महीने आप इंश्योरेंस देते जाओगे, अगर स्टॉक नहीं गिरा तो। हाँ गिरा किसी दिन कोविड की तरह फॉल हुआ तो हाँ डेफिनेटली आपको बचा लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये समझ में आ रहा है ना? आउट ऑफ द मनी क्या होगा? आउट ऑफ द मनी वो हुआ जो भी सीरीज का, जहां पे भी एचडीएफसी बैंक क्लोज हुआ 1698.99 ऐसे क्लोज हुआ तो भी 1700 आउट ऑफ द मनी है। 1700 पे भी क्लोज हुआ तो भी वो एट द मनी बोला जाएगा। एट द मनी नॉर्मली थोड़ा रेंज में बोलते हैं, बट जब तक वो इसे एक्सीड नहीं करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका मतलब यही है। और इन द मनी बोलते हैं जो उससे कम हो, जैसे 1700 पे आ गया तो इससे नीचे 1650, 1600, 1550, ये सब इन द मनी। डीप इन द मनी बहुत डीप जो हो जाता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सपोज आप जैसे आप इन द मनी खरीद लो, जैसे 1200 का सी खरीद लो 200 क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू होगी कितनी, 1200 का वैल्यू अप्रॉक्स बताइए आज के रेट में कितना होगा। 1200 सी का वैल्यू अगर स्पॉट 1500 है, कितनी होगी वैल्यू? 1200 सी की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी इन द मनी? अप्रैल सीरीज एचडीएफसी अगर 1500 प्राइस है तो आप डिफरेंस देखिए ना, 1500 से 1200, 300 तो होनी ही होनी है, वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। प्लस हमारे पास आज 4 अप्रैल है, पूरा महीना, एंड ऑफ द मंथ कब है? 25 अप्रैल को एक्सपायरी, अभी 20 दिन है, तो उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी। वो कंपोनेंट में बताऊंगा। 300 हाँ 500 नहीं 500 थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो डिपेंड करता है कितनी वोलेटिलिटी है मार्केट में, कितना। अगर मार्केट में बहुत डर है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है, एचडीएफसी बैंक रोज 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, या कोविड का टाइम है, तब तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। 300 प्लस 200 होगा, 500 तक हो सकता है, ठीक है। बट अगर वोलेटिलिटी कम है, मार्केट अभी जैसे स्टेबल है, कुछ पता नहीं, इलेक्शन तक सबको पता है मार्केट न्यूट्रल रहेगा, तो इसकी वैल्यू 300 प्लस 50 रुपीज़ होगी, 350 होगी, 380 होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी रफली वैल्यू इतनी होगी आपकी। अगर आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो अगर मार्केट में डर बहुत कम है
कि भाई अरे नहीं जाएगा 1800 2000, ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है तो नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा तो लोगों को लगता है बीजेपी जी जाएगी तो मार्केट शूट करेगा, तब इसकी वैल्यू 1800 का जो 2 रुपए था वो भले HDFC बैंक 1500 के आसपास हो तो भी वो शायद 10 रुपए तक पहुंच जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वो मैं कंपोनेंट बताऊंगा इसके कि कैसे ऑप्शन प्राइस मतलब स्पॉट मूव भी नहीं करता है तो भी ऑप्शन प्राइस थोड़ा मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है। वो मार्केट में फियर की वजह से या टाइम कितना बचा है, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा इसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाएगी। तो टाइम वैल्यू है, टाइम डी। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अभी मैं इसके कंपोनेंट्स बता देता हूँ फिर मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ऑप्शन के हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं कि भाई क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे हमने सी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो डेरिवेटिव के इसका एक फॉर्मूला है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, कैसे ऑप्शन प्राइस डिराइव होता है। ठीक है, कितना टाइम बचा है कितना होगा। जैसे HDFC बैंक हमने 1500 पे डिस्कस किया था स्पॉट प्राइस। स्पॉट मतलब आज के डेट में कैश मार्केट में HDFC बैंक का ये प्राइस है। प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए आप 1500 CE इसकी वैल्यू, तो क्या चीज़ फैक्टर डिसाइड करेगी इसकी। मान लीजिए आज के डेट में 4 अप्रैल को इसकी वैल्यू है सपोज 100 रुपीज़। कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि इसकी 100 रुपीज़ की वैल्यू हो। अब वैसे कॉमन सेंस के लैंग्वेज में सोचिए, आज 4 अप्रैल एक्सपायरी है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल एक्सपायरी है। कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। एक तो हमारा टाइम डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन है। 20 दिन में ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसके पास टाइम है ऊपर जाने का, तो टाइम वैल्यू इसमें हो सकता है ना। एक्चुअली अगर ये 1500 CE अगर 25 अप्रैल को 1500 रहेगा तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 100 to 0 है ना। ड्यूरिंग टाइम। तो हमारे पास 20 दिन का टाइम है, इसलिए इसकी वैल्यू अभी 100 रुपये है। टाइम है ना अभी। जैसे जैसे ये 20 अप्रैल तक डेट आ गया और HDFC बैंक 1500 पे ही रहेगा, इसकी वैल्यू धीरे धीरे ये 40 पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। 5 दिन तक भी 1500 पे रहेगा, ये धीरे धीरे 0 हो जाएगा। इंश्योरेंस की वैल्यू खत्म होगी ना, 1500 के नीचे ही रह गया तो, या 1500 पे भी रह गया तो ये धीरे धीरे टाइम डीके होते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा होता है ऐसे इसके कॉम्पेयर। फिर होता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या है पता है। सपोज मान लो 1500 से HDFC बैंक 1505 रुपए, तो इसकी वैल्यू 100 रुपए से कितनी बढ़नी चाहिए? 105 नहीं बढ़नी चाहिए ना। वो एक रेशियो में, वो डेल्टा से के हिसाब से बढ़ेगा। सपोज डेल्टा 0.5 है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी 5 रुपए बढ़े ना, तो ये बढ़ेगा 102.5। समझ लो। तो जो अपना ये क्या है एट द मनी, 1500 के पास है ना। तो अगर एट द मनी जो होता है डेल्टा वो रफली 0.5 के पास है। अगर ये डीप इन द मनी रहे, सपोज मैं 1200 CE लेता हूँ। ठीक है, 1200 CE की वैल्यू सपोज होगी कितना, 300 + 1 370 रहेगी। ठीक है, 400 आसपास। हाँ ठीक है। आज के डेट में 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल, और ये 5 रुपए बढ़ता है तो ये भी सीधा 5 रुपए बढ़ेगा, 375 होगा। क्यों? क्योंकि ये डीप इन द मनी है और डेल्टा की वैल्यू इसकी है 1। है ना। सपोज आपको HDFC बैंक में ट्रेड लेना है, आपको लगता है कि आज HDFC बैंक बहुत भागेगा और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इतना शेयर्स खरीद सकोगे, तो आप क्या करो, इसका ऑप्शन खरीद लो 370 रुपए में। ये आपको 1500 रुपए में खरीदना पड़ेगा, 370 में खरीदना पड़ेगा। तो ये 5 रुपए भागेगा, ये भी 5 रुपए भागेगा। तो आप 370 में खरीदो, 5 रुपए 375 में बेच दो। इसमें कम कैपिटल लगा ना। बहुत लोग कम कैपिटल में ऐसे ट्रेड करते हैं, डीप इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी खरीद लेते हैं। और ये आपका 1500, सपोज ये मान लो 1550 हो गया, ये तब तक तो मान लो 100 रुपए का 125 होगा।
अब इसके बाद ये भी इन द मनी हो गया। अब 1550 से जब ये 1600 हो जाएगा तो इसमें 50 रुपए बढ़ जाएंगे, 175 हो जाएगा। पहले जब तक डेल्टा 0.5 था तब तक वो भागा, और जैसे जैसे डेल्टा जैसे जैसे वो इन द मनी होता है, ये 0.5 से 0.6 0.7 0.8 1 होता जाएगा। 1 पे जाता है। तो ये आप समझ रहे हो डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? तो एक हो गया डेल्टा, डेल्टा के बेस से मूव करता है, टाइम डी के वजह से मूव करता है। फिर होता है गामा। गामा पता है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कितनी तेजी से मूव कर रहा है, डेल्टा कितना, अब ये 0.5 से ये हुआ, कितनी तेजी से मूव कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। गामा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। तो गामा तब एक्टिवेट होगा वैसे सिंपल बताओ कैसे ट्रेड करना है। मैं बस ऐसे टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि इतना डीप में घुस जाएंगे फिर समझ नहीं आप थोड़ा ये ऐसे समझिए कि प्राइस मूव कैसे होगा। हाँ। तभी तो अब जैसे मान लीजिए आप 25 अप्रैल को आप ट्रेड कर रहे हो, 1500 पे है इसका, इस दिन ये 1500 हो जाएगा आपका 10 रुपए तक आ जाएगा। सुबह सुबह 9 बजे 9:15 पे 10 रुपए, ये तो शाम तक ये जीरो हो जाएगा 1500 रात को। और ये जैसे ही 1520 पे होगा तो गामा की वजह से ना ये सीधा 30 रुपए हो 30 जाएगा। रुपए। उस दिन गामा इफेक्ट बहुत तेज रहता है। तो आखिरी में वो उसका वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट डिफाइन करता है हाँ, उस पे होता है। और चौथा हो गया विक्स, वोलाटिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विक्स। कोविड के टाइम में इंडिया विक्स जो है ना उसको फियर इंडेक्स बोलते हैं। इंडिया विक्स जो था वो बताता कि मार्केट कितना वोलाटाइल है। अभी 10-12 पे चल रहा है, नॉर्मली इतना 10-12 पे मतलब काफी कम है। कोविड के टाइम ये 80 हो गया था। तो 80 अगर ये आप कोविड का टाइम देखोगे ना तो ये 1500 सी ना यहाँ पे 100 रुपए ना, ये करीब 800 रुपए का था। तो 1500 800 रुपए मतलब मार्केट में इतना फियर था। 1500 पीई भी ले लो, लोगों के अंदर इतना डर था कि यार ये 700 रुपए तक गिर जाएगा HDFC बैंक। तो उस टाइम ये भी 800 रुपए का था। 800 रुपए आप समझ रहे हो, मतलब ये 800 रुपए से नीचे जाएगा, 1500 माइनस 800 सॉरी 700 रुपए से नीचे जाएगा तब जाकर के इसमें प्रॉफिट होगा। तो भी लोग इतना हैवी ट्रेडिंग में हो रहा है, इतनी वैल्यू थी इसकी। तभी लोगों ने खरीदा तो विक्स बहुत ज्यादा है, विक्स ज्यादा है तो ऑप्शन के वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो अभी कैलामिटी है कोविड, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा ना, तो 10 रुपए का मिले तो 20 रुपए, वही चीज है इसमें भी वही चीज है। तो इसमें भी वैसे ही वो स्टडी मार्केट है तो फिर प्राइस कम रहेगा। हाँ स्टडी मार्केट है तो इसकी प्राइसिंग कम रहेगी। तो इसका फायदा कब होगा? इंश्योरेंस कंपनी को फायदा नहीं होगा। अगर मान लो कोविड के टाइम इंश्योरेंस कंपनी महंगे महंगे में इंश्योरेंस बेच दिया और कोविड खत्म हो गया तो उसने बहुत प्रीमियम कमा लिया ना। उसी तरह जैसे कोविड के टाइम में विक्स बहुत था, प्रीमियम बहुत ही महंगे मिल रहे थे, उस टाइम ऑप्शन सेलर्स ने बहुत पैसे कमाए, बेचते थे, शाम तक क्रैश हो जाता था वीकली एक्सपायरी में। जैसे आपको 500 पी HDFC बैंक, 500 तक कोई इमेजिन करेगा HDFC बैंक गिर जाएगा, 500 पी भी बस 20-30 रुपए में बिक रहा था, तो उसको भी बेच दिया। तो उसको बेच दिया, 2-4 दिन में कोविड का न्यूज़ हो गया, HDFC बैंक गिरा नहीं, वो सीधा जीरो आ गया। तो ऐसे आप एज ए ऑप्शन सेलर कमा सकते हो विक्स जब आपका हाई है। विक्स कम है, अगर वो एक्सपैंड मूव दिया तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेगी, तो जो आप सस्ते में प्रीमियम करते हो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको कहाँ देखते सर? ये सब आपको डिटेल कई ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में भी होता है, कई वेबसाइट में भी। इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 5 पैसा एंजल वन में देखेंगे, उसमें आजकल ऑप्शन चार्ट आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हो। बट ये सबसे ज़्यादा उतना फर्क आप जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं इंडिया विक्स देखता हूँ। इंडिया विक्स से आइडिया लग जाता है कितना मार्केट वोलेटाइल है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने ये डेरिवेटिव बता दिया। अभी मैं थोड़ी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ इसमें क्या होता है। अभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझ गया ना क्या है एकदम? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, HDFC बैंक ही लेते हैं, इजी है रेफर करना। 1500 प्राइस चल रहा है। ठीक है, 430। अभी मैंने कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बताई। आप कैश खरीदो वो बेचो, ये नो लॉस स्ट्रेटेजी आप बेचते जाओ पर, प्रोवाइडेड आप पेशेंटली इसको करो, हर महीने 1% 2% ऐसे निकालो,
अगर आपके पास कैपिटल है तो ऐसा। आप सपोज मान लीजिए 1500 पे है और आपको लगता है कि यार HDFC बैंक 1000 से नीचे नहीं जाएगा, 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? 1000 का पुट ऑप्शन 2000 का कॉल ऑप्शन। और 2000 का कॉल ऑप्शन। 2000 का कॉल ऑप्शन मान लो 5 रुपए पे है, ये भी 5 10 रुपए मिले आपको इंटू 200 तो 2000 रुपए पर लॉट। अगर आप ये दोनों को सेल कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है महीने की इन्वेस्ट करने की, है ना? तो इसको बोलते हैं स्ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका अगर मैं चार्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ये प्रॉफिट है मान लो 1K 2K, ठीक है, और ये HDFC बैंक का प्राइस है, HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक कितने पे आ गया? ये 1000 रुपए, ये 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ये इसके बीच में रह गया आपका 2000 रुपए तक का प्रॉफिट है, बट अगर HDFC बैंक 1000 से नीचे गिरने लगा तो आपका लॉस होने लगेगा, और ये अनलिमिटेड लॉस है, जितना गिरेगा उतना लॉस होगा, और 2000 से ऊपर जाने लगा तो भी आपका अनलिमिटेड लॉस है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल स्ट्रेटजी। ट्रायंगल आ रहे समझ में? ट्रायंगल हमने ऊपर भेज दिया, नीचे भेज दिया, दोनों का ही है। अगर मान लिया आप ये स्ट्रैटेजी सेल कर रहे हैं और हमको फिर भी इसमें सेफ्टी चाहिए, कोई पता नहीं यार कभी भी शायद मान लो सच में 2000 से ऊपर भागे तो बहुत लॉस हो सकता है, तो आप क्या करोगे? 2000 सी के आगे 2200 सी खरीद लोगे। इसको आपने सेल किया, इसको आपने बाई कर दिया, ये आपको मान लो 1 रुपये का मिला, समझ गए? तो ये 2200 सी के आगे अगर जाएगा तो ये आपको कवर कर देगा ना। अगर उससे ऊपर जाएगा, सपोज इसमें 200 रुपये लॉस हुआ, उसके बाद ये 1 रुपये की चीज बढ़ने लगेगी, तो ये आपका लॉस ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगी, तो आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो जाएगा 200 रुपये, 200 इंटू 40,000 हो जाएगा आपका मैक्स लॉस। वही सेम वे इधर हो जाएगा 40,000, बट इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि आपका रेंज बहुत ज़्यादा है, 1000 से लेकर 2000 तक। तो इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। अगर ये आप स्ट्रैटेजी अगर आप हेज के साथ बनाते हो, ये आयरन कॉन्डोर, ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है। जैसे निफ्टी में लोग करते हैं वीकली एक्सपायरिंग है, अभी 22,500 पे है मान लो, तो ये लोग क्या करेंगे? 21,500 का पी बेच दिए और 23,500 का सी बेच दिए, तो ये ट्रायंगल हो गया है ना। तो इसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। ये इसमें क्या हाई प्रोबेबिलिटी का है, बट अगर सच में निफ्टी इस महीने मान लो 1000 पॉइंट मूव कर दिया तो ये तो लॉस में रहेगा। तो इसमें क्या है, आपका लॉस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, बट कैच क्या है? प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। और यही चीज़ अगर आप बाई करते हो, अगर मूव करेगा तब फायदा है आपको। तो बाइंग और सेलिंग का आपको प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ रहा है ना। आप बाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं मूव किया तो वो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, और अगर आपने सेल किया तो मार्केट उस रेंज में रह गया तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। अब एक और चीज आप कंसिडर करिए, 1500 पे, और मान लीजिए 1500 सी की वैल्यू है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी की वैल्यू भी है 100 रुपये और सी की वैल्यू भी है 100 रुपये, और आपने दोनों बेच दिया, सी और पी दोनों बेच दिया, तो आपको कितने प्रीमियम मिला? कितना मिलेगा प्रीमियम? 200 है ना। तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब है? जब 25 अप्रैल को 1500 पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, एग्जैक्ट 0 पे मूव नहीं करा, है ना। तो आपको ये 200 तक ये प्रॉफिट है, सॉरी 1500, 1200, 1700, ठीक है।
और ये प्रॉफिट है तो 200 इंटू कितना है 200 इंटू 200 क्वांटिटी है 40,000। 40,000 अगर ये 1500 पे ही रह गया तो आपको 40K का प्रॉफिट है पर लॉट। जो पब्लिक ने खरीदा है आपको कोई किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक वो सॉरी जब तक आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, बाई नहीं करोगे, तब तक आपका पड़ा रहेगा। मान लो 1500 से 1500 पे रह गया, आपको सीधा 40,000 प्रॉफिट है ऑप्शन सेल करने में, है ना, क्योंकि आपने रिस्क बहुत लिया है। 1500 पे एकदम डिफाइन किया आपने 1500। और सपोज मान लो ये 1600 पे आ गया तो आपको सी में कितना लॉस होगा? सी में जीरो सर। जीरो लॉस होगा Zero loss। क्योंकि नीचे नहीं गया। उसकी उस दिन भी 100 वैल्यू रहेगी। और पी में कितना लॉस? पी में प्रॉफिट होगा 100 रुपए। 100 रुपए प्रॉफिट हुआ इधर और इसमें कोई लॉस नहीं, तो भी आपका 100 रुपीज प्रॉफिट है। 1700 पे गया तब 1700 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए, तो इसमें 100 रुपए का लॉस हुआ। बट इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। वैसे ही आप नीचे आए तो 1300 तक कोई लॉस नहीं है। सो आपका 1300 से लेकर के 1700 तक आपका कोई लॉस नहीं है इस रेंज में। और उसके नीचे अगर मुझे और लॉस नहीं जाना है देन आई कैन, तो आप 1300 से नीचे का ना, अगर आप 1300 से नीचे आपका लॉस हो रहा है तो आप 1300 का पी बाई करो। और इधर 1700 मान लो आपने 20 रुपए में बाई कर लिया और 1700 का सी बाई कर लो, वो भी 20 रुपए में बाई कर लिया, तो आपको नेट क्रेडिट कितना मिला? 200 माइनस 20 आपने खरीदा, तो 160 मिला आपको क्रेडिट। तो 1500 माइनस 160 1340 से जब नीचे आने लगेगा तब आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो भी आप रेंज डिफाइन करो 1340 प्लस 1660, 1340 प्लस 1660, ये रेंज होगी आपकी अप्रैल महीने की। और ये लॉसेस आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जितना ये होगा आपका 1300 भी जितना गया, ओके। और ये लॉसेस तब तक होते रहेंगे 25 तक, मतलब कोई लॉस नहीं होगा, आपका पोजीशन बना रहेगा। नहीं सर, अगर बीच में ऊपर गया फिर वापस से नीचे आ गया, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो वैसे ही रहेगा, जो वापस आएगा। फाइनल था अल्टीमेटली मैटर करता है कि आपका 25 अप्रैल को क्या है। 25 को यस। इसको बोलते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा 40K ऐसे बीच में बढ़ गया तो भी बढ़ गया। और ये ऐसे बनेगा। इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई मतलब फ्लाई की तरह है ना ये। तो आपका लॉस यहाँ पे लिमिटेड है, लॉस आपका मान लो यहाँ पे करीब होगा 25K का मैक्स लॉस, और मैक्स प्रॉफिट है 40K। और इसमें प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 60% तक प्रोबेबिलिटी। तो आपका रिस्क भी कम है 25,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है 40,000। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम कब आएगी? जब आपका विक्स हाई रहेगा। विक्स हाई रहा तो आपको ये प्रीमियम 100 की जगह 150 का मिलेगा, तो 300 मिलेगा। इसकी जगह ऊपर तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल कितना हो गया? 60,000 हो गया। तक चला जाएगा। यस। तो ये हो गया आयरन फ्लाई, ये आयरन कॉन्डर हो गया, ये हो गया एक आयरन फ्लाई। ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज है ऑप्शंस में। मैं मेरे एल्गोस मोस्टली इस पे ही बेस्ड करते हैं, सबसे सिंपल है। और ज़्यादा मैं ट्रेडिंग और भी बहुत है, कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड, लोग ऑप्शन कॉल बाई कर लेते हैं, नज़दीक वाला दूर वाला बेच देते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, दूर वाला बाई करते हैं, नज़दीक वाला बेच देता है, बुलिश बनाते हैं, बेरिश। ये है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं कि भाई मार्केट यहीं रहेगा। सपोज आपको लगता है निफ्टी यहीं तक रहेगा, तो आप निफ्टी 22,500 पे है, तो आप 22,500 का सी और पी बेच दो। वीकली एक्सपायरी क्या होता है? थर्सडे को होता है, तो इसकी मान लो वैल्यू है 120 240 रुपये मिले, और ये थर्सडे तक अगर ये यहीं पे रह गया तो ये 240, लॉट साइज है इसका 50 12K, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल अगर इतने पे रह गया निफ्टी। अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ तो हाँ, क्लोजिंग अगर ऊपर हुआ तो इसकी वैल्यू थोड़ी होगी, तो भी आप प्रॉफिट पे ही रहोगे। 240 नहीं मिलेगा, 200 मिलेगा। सपोज 40 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, 22,541, तो आपको 200 मिलेगा। यही है इसका।
और बताओ इसमें कुछ डाउट है तो? तो ये बेसिक है ऑप्शंस का, ऑप्शन चेंज, यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, तो उसका फंडा क्या था भाई कि स्टॉक्स जब गिरे, कोई क्रैश है, लेमन ब्रदर कोलैप्स, ये कोलैप्स जो भी है, तभी वो कैश बचा कर रखा, उस टाइम खरीदा, फिर बिजनेस बन गया। अभी मार्केट तो पीक पे है, तो अभी क्या करेंगे पैसों का, कैसे वो करें? ठीक है, तो अभी फिर से HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। 1500 अभी आपको लगता है कि HDFC बैंक बहुत महंगा है, ठीक है, सपोज आपके पास अच्छे खासे कैश है, 200 लॉट क्वांटिटी के कैश है, ठीक है, आपको लगता है कि ये 1200 रुपये आएगा ना, तब मैं HDFC बैंक खरीदूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, 1200 PE HDFC बैंक, जिसकी वैल्यू मान लो होगी 5 रुपए, इसको आप अप्रैल का सीरीज का बेच दो, तो आपको प्रीमियम कितना मिला, 5 × 2 1000 रुपए मिले, ठीक है, अप्रैल में बेच दिया, अप्रैल में मान लो नहीं आया, आपको 1000 रुपए मिल गए महीने के, मई में भी बेच दिया, उसमें भी नहीं आया, फिर 1000 रुपए मिल गए, जून में भी बेच दिया। वॉरेन बफेट का नाम क्यों लिया, उसकी जो कंपनी थी बर्कशायर हैथवे ना, जब मार्केट में, तो उसने यही किया है, सिर्फ पुट बेचते गया, एप्पल का, फिर बाकी अनएक्सपेक्टेड प्राइस लगा के बेचता गया, वो पुट बेचता चला गया, और उसको प्रीमियम मिलता गया, इसी से बहुत पैसे कमा लिए। और अगर आ गया तो खुद खरीद लेंगे। नहीं आ गया, अभी सपोज मान लो 1200 रुपए पे आ गया, देना भी पड़ेगा ना फिर, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने 5 रुपए में बेचा था, आपने इंश्योरेंस बेचा ना किसी को, किसी ने आपसे इंश्योरेंस खरीदा है कि भाई इसे गिरेगा तो मेरे को 5, अभी मान लो 1100 रुपए पे HDFC बैंक बंद हुआ है अप्रैल में, तो 5 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 फुट की कितनी होगी, 200 है ना, नहीं 25 अप्रैल को 100 रुपए होगी ना, 1200 PE से 1100 पे आ गया, 100 रुपए नीचे गिर गया ना, तो आपने 5 रुपए बेचा था, आपको 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा वापस, मतलब 95 रुपए आपका लॉस है। 200 × 95 19,000, तो आप 1000 रुपए प्रॉफिट कमाने गए थे, 19,000 देने जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं देना, मेरे को स्टॉक दे दो, जो तुमने 1500 में स्टॉक खरीदा था वो आप मेरे को दे दो। तो आप क्या करोगे, इसको 19,000 का लॉस नहीं बुक करोगे, आप 15 इसका स्टॉक ले तो उसके स्टॉक खरीद सकते हैं। हाँ ये स्टॉक ले लेके उस टाइम पे जो प्राइस में आपको डिलीवरी मिल जाएगी ब्रोकर से, आप इसको स्क्वायर ऑफ मत करो, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। हाँ, तो आप ये स्टॉक ले लिए, आपको मालूम है HDFC बैंक अच्छा है, वापस से 1500 पे वापस से आ जाएगा 1500 में। होल्ड में डाल लो। हाँ तो ये लोग ये जैसे फंस गए। एग्जांपल जो मैं दिया बर्कशायर हैथवे का, उसने यही किया, वो पुट बेचता चला गया। एक बात सर समझे नहीं, ये 1500 का 1200 पे हम लोग ये कर रहे हैं, हाँ तो वो 1200 पे क्यों खरीद रहा है सामने वाला, जबकि उसको भी पता है कि क्योंकि वो 1500 पे खरीदा, वो इंश्योरेंस चाहिए ना उसको, उसको इंश्योरेंस मिल गया ना उसको इंश्योरेंस मिलेगा। उससे ज्यादा आपने नीचे वो जाएगा। इंश्योरेंस बेच दिया। कि 1200 से नीचे नहीं जाएगा तो मैं आपका खर्चा झेलूंगा, हाँ, सीधी सी बात। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीका है, जैसे मार्केट में आप एज अ डिसेंट कैपिटल से भी आप इंश्योरेंस बेच सकते हो, एज अ ऑप्शन सेलर में बताओ। तो आप वो बेचते ही गए हर महीने, कोई अच्छा स्टॉक है आप बेचते चले जाओ। एक ये हो गया, आप 1200 का पुट बेच रहे हो, और अगर आपके पास स्टॉक है 1500 के, तो आप कवर्ड कॉल बेच दो, कवर्ड कॉल बेच दिया, आपने 2000 का सी बेच दिया, उधर से आपको 10 रुपए मान लो मिल गया, तो ये भी 10 रुपए × 200, 2000 रुपए आपको उधर से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। अगर आपने ऊपर गया तो आपको कैश से तो प्रॉफिट हो ही रहा है, इससे लॉस होगा तो क्या करना है, कोई बात नहीं। नहीं गया तो चलो 2000 रुपए तो मेरे को महीने मिल ही रहा है। बट इतना हम डालेंगे तो वो खरीदेगा इसको, कौन? जैसे 1200 ये इंश्योरेंस खरीदने वाले लोग इतने मिल जाते हैं। खरीदने वाले लिक्विडिटी है, बहुत लिक्विडिटी खरीदने वाले मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। कई लोग करोड़ों में शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, वो इंश्योरेंस खरीदते हैं 1200 1100 से, उनको 2-4 रुपए इंश्योरेंस से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर करोड़ों में खरीदा हुआ जब देना पड़ेगा तो फिर वो भी तो वो लोग डालेंगे। तो सभी लॉट के हिसाब से ही दे रहे हैं ना सर, देना तो आप सभी तो लॉट के एक ही हिसाब लॉट से ले ही रहे हो ना, हाँ। आप 1 लॉट ले रहे हो। अच्छा, अगर आपका उतनी कैपेबिलिटी, आप 10 लॉट बेच दो,
लॉट बना देता है हाँ लॉट NSE मिनिमम साइज 200 है NSE बना देता है हाँ एनएससी डिस्क्राइब कर दिया जैसे निफ्टी में 50 का लॉट है ओके HDFC बैंक में 200 का है रिलायंस में 100 का है ऐसे तो उसके आप हिसाब से आप लोग क्वांटिटी कम कर लो तो उससे पहले आपका अकाउंट में उतना पैसा भी होना चाहिए हाँ वो तो होना चाहिए डिलीवरी जैसे मेरा रूममेट है उसने ये सिर्फ यही करता है तो वो 10-12 लाख से करता है 12-15 लाख से उसको साल में 7-8 लाख वो यही पुट बेच करके कॉल बेच करके निकालता है 1-2 बार उसका हुआ भी है जैसे विप्रो हो गया कोल हो गया TCS हो गया 1-2 बार वो नीचे गिरा भी है तो वो थोड़ा नजदीक भेज देता है 1400 PE भेज देता पर अभी बहुत स्टडी चल है रहा है 1400 के नीचे आ गया तो डिलीवरी ले लेता है HDFC बैंक का 5-6 महीने बाद ऊपर आ गया भेज दिया ऐसे भी होता है ये एक तरीका है मतलब आप ऑप्शंस में खेलने के लिए एक जगह हारे तो कहाँ जीतना वो भी तरीका आना चाहिए बस हाँ तो ये मेन इंश्योरेंस का यही है तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है ये सेफ चीज़ है अगर आपके पास प्रोवाइडेड कैपिटल है तो आपका कवर्ड कॉल ऊपर भेज दो शेयर्स खरीद लो कोई अच्छे से HDFC बैंक के मान लो सपोज आप घर खरीदने जा रहे हो 1 करोड़ का रेंट पा रहे हो 15,000 आप 1 करोड़ का HDFC बैंक का शेयर्स खरीदो उसका डिविडेंड और प्लस एक कवर्ड कॉल बेचो उससे ज़्यादा आप अर्निंग कमाओ प्लस स्टॉक की जो वैल्यू बढ़ेगी वो अर्निंग बढ़ेगी ये है इसमें सर इस प्रॉफिट में टैक्स कहाँ लगेगा प्रॉफिट इसमें टैक्स है अगर आप वही इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तो ये कर सकते हैं मेन इसका सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं अगर आपके पास बहुत बल्क में स्टॉक्स है तो आप हेज कर सकते हो कवर्ड कॉल बेच सकते हो अब जैसे क्रूड ऑयल का ऑप्शन है क्रूड ऑयल का MCX सेक्टर में US मार्केट में भी है तो जिसका जैसे कोविड के टाइम क्या हो गया था नेगेटिव में चला गया था क्रूड ऑयल उसका रीज़न यही था वो लोग फ्यूचर ये सब क्योंकि वो लोग यहाँ से हेज करते थे क्रूड ऑयल का क्रूड ऑयल प्राइस इतना गिर गया था कि यहाँ से कोई निकलने को रेडी नहीं था तो नेगेटिव $28 चला गया था कर दिया था ना सऊदी अरबिया ने कर दिया था ना इनका और रसिया का डील था इतना प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे हाँ तो सऊदी अरबिया ने बाद में डील तोड़ दिया अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया अब जैसे हम लोग की इंडस्ट्री में जैसे मान लिया कोई ऑयल लोड कर लिया टैंकर में वेट करा रहा है उसको लगता है प्राइस भागेगा और सपोज गिर गया तो वो क्या करेगा FC ये कमोडिटी मार्केट में आएगा और अभी मान लो $85 है क्रूड ऑयल प्राइस इंडियन रुपीज में मान लो 17,100 है तो वो क्या करेगा 6,900 का PE बाई कर लेगा 20 रुपए में बड़े जितना वैल्यू उसके शिप लॉट के के हिसाब से ऑयल का जितना वैल्यू उतना इतने PE खरीद लेगा और सपोज मान लो प्राइस गिर गया इधर लॉस होगा तो ये इंश्योरेंस से उसको फायदा हो जाएगा तो उसे कवर कर लेगा लॉस लिमिट कर देगा ठीक है तो इसका यही है जैसे ये मैंने बताया आयरन फ्लाई और ये तो आप इसमें अगर नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है कोई नहीं जानता कल को कुछ भी हो जाए वॉर हो जाए तो सडनली मार्केट गिर जाए HDFC बैंक गिर जाए तो या बढ़ जाए ऊपर तो लॉस बहुत हो सकता है तो हमेशा हेज करके चलना चाहिए सपोज आपने 2000 CE सेल किया तो आप 2200 CE बाई कर लो इसको बाई कर लो इसको सेल कर लो तो अगर इसके ऊपर जाएगा अभी तो ये आपको बचाएगा तो आपका लॉस हमेशा लिमिटेड रहेगा इसको बोलते हैं हेजिंग हेज किया उसको बाई करके ठीक है ओवरनाइट तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लग सकता तो हम लोग हेज करते हैं ठीक है आ रहे हैं समझ लो ठीक है अभी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग आगे नेक्स्ट में मैं बताऊंगा हाउ माय algos are being used and how I am deploying it and strategy is based on what condition and how it is adjusted